जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है और तारीख भी जारी कर दिया गया है। तो 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस हो जाएगा जो कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद शहर था। तो कौन सा शहर था? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा शहर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मौजूद शहर था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा वेद हो जाएगा जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध की माता, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो उसकी माता का नाम था महामाया, जो कि किस जनजाति से बिलोंग करती थी, किस जनजाति से संबंधित थी, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा वह कोलिया जनजाति से बिलोंग करती थी। ऑप्शन ए कोलिया जनजाति से बिलोंग करती थी। इसके अलावा सवाल में ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल में एक लुम्बिनी जगह का नाम है, वहाँ पर हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, लुम्बिनी में हुआ था। और आपको शायद मालूम होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो किस स्थान पर हुई थी? तो आपको बता दें कि बोध गया में हुई थी। बोध गया में हुई थी और पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। तो आपको ये सभी सवालों को याद रखना है। इसके अलावा एक और सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आपको इन सभी सवालों को याद रखना है जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ का प्रतीक है। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। तो उससे पहले बता दें कि आखिर पार्श्वनाथ कौन थे। तो आपको बता दूं कि जैन तीर्थंकर में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। उसमें जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ जी। इसके अलावा अगर सवाल में पूछ दिया जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे या फिर जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। ऋषभदेव का और एक नाम है, और क्या नाम है? तो इसका नाम है आदिनाथ। तो आदिनाथ या फिर ऋषभदेव अगर ऑप्शन में दिया होगा तो जैन धर्म का संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं। इसके अलावा जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी कौन थे? तो वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब सवाल में चल जाते हैं। तो जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है सर्प। ऑप्शन सी सर्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राचीन काल में किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। तो कौन से शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा उज्जैन को जाना जाता है। ऑप्शन सी उज्जैन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? यहाँ पर दो शब्द है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 के तहत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और आपको बता दें कि जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है उसको और एक नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है
उसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गर्म गलित पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं लावा और मैग्मा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका जवाब हो जाएगा मैग्मा, जो पृथ्वी की सतह के नीचे रहती है। तो आप तस्वीर की मदद से यहाँ पर समझ जाएंगे कि लावा और मैग्मा किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्वालामुखी है, तो जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की सतह पर है, और पृथ्वी की सतह के नीचे जो यहाँ पर लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यहाँ पर मैग्मा है, इसको हम मैग्मा कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम मैग्मा कहेंगे। लेकिन जब वही मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तब उसको हम लावा कहते हैं। तो यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं लावा देखने को मिल रहा होगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि मैग्मा किसको कहते हैं और लावा किसको कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रिएक्टर स्केल का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था, और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और इसके तहत जम्मू कश्मीर अपना संविधान, कानून और ध्वज भी बना सकता था। लेकिन 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 2015 में आया था। लेकिन नीति आयोग का पहले दूसरा नाम था, तो उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। उसमें से एक प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में किसको सर्वोच्च माना गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा संविधान को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि संविधान के तहत ही भारत में जितने भी डिस्कशन किया जाता है, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, तो संविधान में लिखे गए अनुच्छेद के तहत ही लिया जाता है। तो ऐसे में संविधान भारत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे देश का उल्लेख संविधान में किस नामों से किया गया है? तो संविधान में किस नाम से हमारा देश का नाम लिखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिया और भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडिया और भारत। आपको बता दें कि हिंदुस्तान नाम का जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हिंदुस्तान नाम का वर्ड हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ऐसे में इंडिया और भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत द्वारा सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा संसदीय और संघीय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सबको मालूम होगा कि मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं कि नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना के लिए संविधान किसे सशक्त बनाता है। तो किसको सशक्त बनाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को बनाता है, क्योंकि संसद ही डिसाइड करता है कि कौन सा राज्यों की स्थापना किया जाना है, कौन से नए राज्यों को बनाना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, तो इसका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मापा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था, तो आपको मालूम होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ऐसे में भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा सीवी रमन को दिया गया था। लेकिन कब दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी में दिया गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताना है। तो कौन सी ऐसी महिला थी जो कि एक दिव्यांग महिला थी लेकिन माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ी थी। तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, यानी कि सीडीएस स्टाफ कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा विपिन रावत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना था। तो कौन बना था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था या फिर कौन बना था, तो इसका जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चोरी चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो चोरी चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चोरी चोरा नामक स्थान है, जहाँ की थाने में 4 फरवरी 1922 ईस्वी में आंदोलनकारियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है, वो भी एक पुलिस थाने में। और पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ के 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। ऐसे में जब गांधी जी को लगता है कि आंदोलन हिंसक हो चुकी है, तो फिर वे क्या करते हैं, तो वे फिर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान खालिस्तान का राज्यपाल था। तो कहाँ का राज्यपाल था, तो इसका जवाब हो जाएगा वह पंजाब का राज्यपाल था, ऑप्शन डी, पंजाब का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला मुगल सम्राट कौन था। तो आपको मालूम होगा कि 1526 में क्या हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इसमें क्या हुआ था, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। तो ऐसे में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुगल सम्राट का नींव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो कौन सा समाचार पत्र था जो कि एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन ए, न्यू इंडिया।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।